अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे रिजवाना के लिए इंसाफ की। रिजवाना वही बच्ची जो जज साहब की बेगम की फ्रस्ट्रेशन के हाथों मौत का शिकार होते होते बच गई। अल्लाह ने जिंदगी रखी थी तो वो लड़की बच गई, वरना बेगम साहबा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बात तो उसके लिए इंसाफ के लिए कर ली, लेकिन उसके बाद मुझे आज जिस मुल्क में हुआ उसके बाद मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि उस गरीब इंसान के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करते हुए और इस उम्मीद पे कि शायद हम उसको इंसाफ दिला पाएंगे, अपनी तो जिंदगी का मैंने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि हम तो उस मुल्क में रहते हैं जहां पे मुल्क का एक्स वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है, पहले उसने विद पॉलिटिकल एंड लीगल साउंड नॉलेज पहले उसने इंसाफ के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट की उसने धक्के खाए और उसके बाद आखिरकार कानून की बिल्ली मुहर लगा के ठुमक के उधर ही उसी मुल्क चली जहां पे हमारे मुल्क की पहले ही अशराफिया जमा हो चुकी है। शायद फैमिली रियूनियन हो या शायद गर्मियों की छुट्टियां मनाने का मन कर गया हो, बड़ी आसान से सुकून से गई होगी। कानून की बिल्ली से आज उसके हैंडलर्स बहुत खुश होंगे। आज तो उसको शायद फ्लाइट में दूध मलाई भी मिले और शायद वहां पे 5 to 7 स्टार होटल का स्टे भी मिलेगा। यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगेंगे, वहां पे नाम के आगे शायद एक आध डिप्लोमा एक आध अल्फाबेट और लग जाए। हैसियत खुद भी एक प्रोफेशनल होने के कभी कभी चले कुछ तो बातें इंसान की समझ से बालातर होती हैं कि इंसान के जमीर का बोझ उसको सोने कैसे देता है। जमीर की अगर मुर्दा लाश भी हो तो बोझ तो कहीं ना कहीं महसूस होगा। क्या ऐसी कोई जगह होती है जहां पे जमीर को उतार के रख दिया जाए, फिर पार्टी की जाए, फिर आके मसनद पे बैठ जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं और क्योंकि अपने प्रोफेशनल के हिसाब से ही बेहतर तरीके से मिसाल देकर समझा सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रोफेशन में भी बहसियत डॉक्टर भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त रिश्तेदार अहबाब आपके पास आते हैं और कहते हैं कि जी फलाना बंदा बड़ा ही वेरी वेल कनेक्टेड है और उसकी तो पोस्ट भी बहुत अच्छी है, इसको अगर एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना दोगी तो उसके बाद तुम्हें जब इससे कभी काम पड़ेगा तो ये तुम्हारे काम आएगा। आज तुम इसको खुश करो, कल को वो तुम्हें खुश करेगा। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी होती हैं, वो भी आती हैं और ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आपके पास मरीज बहुत आते हैं, तो आपने अब से सिर्फ हमारी कंपनी की दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी है। काम तो वो वही करेगी जो शायद 1-2 रुपए वाली दवा कर ले, लेकिन आपने हमारी कंपनी की अगर दवा बेचेंगे जो कि महंगी है, शायद वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं हो, लेकिन आप हमें खुश करें, हमारी वो सेल बढ़ेगी, हम आपको खुश करेंगे। फिर उसके नतीजे में शायद जिनको फेवर दिया जाए वो मेरे आगे भी काम निकलवा दें, या फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी कोई स्टेथ ला के दे देती है, कभी कोई डेकोर का सामान ला के दे देती है, कभी कभी तो बाकायदा पेड फैमिली वेकेशन, फर्स्ट क्लास का टिकट और 5 स्टार होटल की हमें वो भी मिलती है कि जाएं जी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें, पल्ले से पाई नहीं देनी पड़ती। ये सब कुछ मुफ्त का सामान आता, किसको बुरा लगेगा? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तरबियत का जो बैठा हुआ कीड़ा है ना, जो कि आपके माँ बाप ने दी होती है, चाहे ऑर्डर कहीं से भी आया हो, आइडिया किसी ने भी मेरे दिमाग में डाला हो, लेकिन किताबें तो मैंने पढ़ी है ना, इल्म तो मेरे पास है ना, यूनिवर्सिटी तो मैं गई थी ना, इल्म तो मैंने हासिल किया है, मालूमात तो मैंने हासिल की है, रातों को जाग जाग के तो मैंने पढ़ा है। पहले अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए कि अच्छी परसेंटेज आएगी तो अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलेगा, उस इंस्टीट्यूट में रातों को जाग के पढ़ूंगी तो आगे जाके और मुस्तकबिल अच्छा होगा। फिर नाम के आगे लगते हैं MBBS, MD, LLB, MA, MPH, ये सारे टाइटल्स नाम के साथ कितने फैंसी लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के साथ सिर्फ एक फैंसी वजूद नहीं होता, उनका वो डेड वेट नहीं होता नाम के आगे, या वो आई कैंडी नहीं होता। उन सारे टाइटल्स के साथ, उस सारी पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी करने को तो मैं किसी का भी जाली सर्टिफिकेट साइन कर दूं और कुछ भी पर्चे पे कुछ भी लिख के वो कर दूं, लेकिन जो वो फैसला होगा, जो वो अल्फाज होंगे, जो उस पर्चे पे लिखा होगा, वो मेरी इंडोर्समेंट होगी, उस पे मेरा नाम होगा, उस पे मेरा दस्तखत होगा, उसकी जवाबदेह मैं होंगी। तो मेरा ये ज़मीर किसी सूरत इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा कि कल को कोई मेरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट देखे, कोई मेरा लिखा हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट देखे और उसके बाद क्या आज डॉक्टर साहिबा ने अपनी दवा नहीं ली थी क्या बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या बताओ डॉक्टर साहिबा का दिमाग बिल्कुल ही चल गया कि यही तरबियत डॉक्टर को मिली थी, इसको जरा एहसास नहीं, इसमें जरा खुदा खौफी नहीं, या इसने अच्छी तालीम हासिल नहीं की, इसकी तरबियत अच्छी नहीं थी, या कहीं से लालच आ गया था। और आखिर वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने इस डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि ये अपना उठाए हुए ओथ से खुदा को हाजिर नाजिर जान के, जो जाने बचाने का ओथ लिया होता है, जो सच बोलने का और अपने प्रोफेशन से फेयर रहने का ओथ लिया रहता है, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई इस लड़की की जो ये अपने ओथ से फिर गई, अपने ओथ के साथ सिंसियर नहीं है, अपने मरीजों के साथ सिंसियर नहीं है, ना इसे दुनिया का ना अपनी दुनिया सुधारी ना अपनी आखिरत। वैसे आज पता चला फ्री ट्रिप्स सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं नवाजती, ओथ की कीमत, ओथ बेचने की कीमत, ओथ तोड़ने की कीमत नवाजी काफी दूसरे प्रोफेशंस में भी जाती है। तो आज तो खासा ये तो मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है, जो कुछ भी पाकिस्तान में जिस तरह की भी चीजें और हालात जो चल रहे हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं
کہ ہمارا ہر سائنڈ ڈاکیومنٹ، ہر چیز جس کو ہم انڈورس کرتے ہیں، ہر فیصلہ جو کہ اس طرح کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اگلے کی زندگی امپیکٹ کر سکتا ہے، اگلے کی زندگی بدل سکتا ہے، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. ایک ایک دستخط، ایک ایک سائن، ایک ایک فیصلے کے ہم اللہ کے آگے جواب دیں. ہم اللہ کے آگے جواب دیں اور ہم ان لوگوں کے آگے جواب دیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بٹھایا جاتا ہے، جن کے اوپر ہمیں پاور دی جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ تو مجبور ہے. آپ اس کو جو دیں گے بحیثیت ڈاکٹر، میں اس کو جو ٹیکا لگاؤں گی یا جو فیصلہ سناؤں گی اس کی زندگی کا، وہ اس کو قبولے گا. کیونکہ اکثر مریض تو یہ کہتے ہیں پائے جاتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے ڈاکٹر. تو یہی حال بہت سارے دوسرے پروفیشنز کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات کہ ضمیر کی طاقت کس کی زندہ ہے، کس کا ضمیر سویا ہے، وہ تو خیر واللہ عالم، ہم اس بارے میں نہیں وہ کر سکتے. جتنی بڑی آپ کی پوسٹ ہوگی اتنا ہی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی اور اتنا ہی سخت آپ کا حساب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ بائے حساب کتاب میں یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی بات نہیں کری جیسے فرزانہ ہو گئے یا جن کو ہماری اشرافیہ جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے نام سے پہچانتی ہے. ان کا کیا، ان غریبوں کا کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ کسی کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی یہ تو حکومت کی ریلیف کے انتظار میں مر گیا یا یہ غربت کی چکی میں پستے پستے مر گیا. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، جن کے فیصلے نہ صرف ایک بندے کی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ ان کے فیصلوں سے پوری قومیں متاثر ہوتی ہیں. تو ضمیر کی قیمت، فری ٹرپس، کوئی بھی بلینک چیک فری ٹرپ ضمیر کی قیمت پہ حاوی نہیں ہو سکتا. کیونکہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ وقت قریب نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے سب چیزوں کے، سب کاموں کے، سب چیزوں کے ہم جواب دہ ہو رہے ہوں گے. سب سے زیادہ مذاق خیز بات یہ لگتی ہے کہ ایک بندے کی 72 سالہ زندگی اور 27 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں آپ کو اس کے خلاف صرف ایک چیز ملی اور وہ توشہ خانہ. اور اس توشہ خانے کی حقیقت میرے خیال میں جو ہمارے ملک پہ پچھلے جو حکمران قابض رہے ہیں ان کو تو جن کو توشہ خانہ کہنا نہیں آتا تھا اور ٹچا خانہ کرتے ہوئے وہاں سے اناناس، قالین اور کیا کچھ نکال کے لے گئے، اس کو آپ کو اگر بیس ملی تو وہ ٹچا خانہ ملا اور ٹچے خانے کو آپ نے ایسے پکڑ کے اس کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ اس ملک کا شاید تاریخ میں واحد لیڈر ہے جس نے توشہ خانہ کو پراپر طریقے سے یوز کیا. کیونکہ اب سے پہلے ہمارے جتنے بھی قابض حکمران تھے وہ تو اس کو اپنا ڈرائنگ روم سمجھتے تھے. ان کو تو بلکہ یہ لگتا تھا، اور یقیناً توشہ خانہ کی حقیقت ان کو خان صاحب کے لیکچرز سن کے ان کو یہ والی بات پتہ چلی کہ توشہ خانہ کی حقیقت کیا ہے. ورنہ جس طرح سے اشرافیہ اور جو پیپلز پارٹی والے جو دوسرے جو جوائنٹ پی ڈی ایم کے جتنے بھی حکمران رہے ہیں وہ تو ان کو تو یہ لگتا تھا کہ جتنا خوبصورت بن کے آپ جاؤ گے، آپ بال لگا کے جاؤ گے، آپ منہ کھچوا کے جب جا کے آپ ان لوگوں کے سامنے اپنی وہ لکڑی کی صندوقچی نکال کے بوٹ پالش چیری بلاسم، تبھی یہی نام تو ملا تھا نا، آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ملا تھا نا، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ملا تھا نا، کیونکہ آپ کرتے تھے بوٹ پالش. کون سا آپ کو سیدھی طرح سے سیدھے منہ بات کرنی تو آتی نہیں تھی، کسی ملک کے حکمران سے پرچیاں نکال کے تو آپ چلتے تھے. آپ کی تقاریر دیکھ کے باقی پوری قوم کو آپ پیسو قسم کی شرمندگی ہوتی تھی کہ یہ ہے ہمارا ملک کا حکمران. کسی سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو وہ سائڈ سے نکل جاتا تھا. شرمندگی ہوتی تھی لوگوں کو آپ سے مل کے یا آپ سے ریلیٹ ہو کے. اور یہی وہ وجہ تھی نا، تبھی آپ کو ٹائٹل ملا تھا نا کیا کہتے ہیں چیری بلاسم. اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو قاسم کے ابو پسند نہیں ہے، آپ کو جاسم کے ابو پسند ہے. کیونکہ جب آپ تیار ہو کے سونے بچے بن کے بال بنا کے جب آپ ان کے سامنے جا کے ان کی آپ بوٹ پالش کیا کرتے تھے تو آپ کو تحفے تحائف دے کے رخصت کیا کرتے تھے. تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ تحفے تحائف تو باپ کی جاگیر ہے، اٹھاؤ ڈالو گاڑی میں اور لے کے چلو گھر. یہی تو رواج تھا نا اس ملک کا. آپ کو ملا بھی تو اس بندے کے خلاف یہی ایک ثبوت ملا جو کہ آپ کو یہ والی بات پتا ہے. جنہوں نے اس پہ مہریں لگائی ہیں اور فیصلے سب کیے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں. کیونکہ ایک بچہ بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو رات کو جب اکیلے کمرے میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت شرم ضرور آتی ہوگی اس کو کہیں نہ کہیں. کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے جو غلط کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کہاں سے بےایمانی کیا، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کہاں سے چوری کیا، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے آج کام پہ کتنی کام چوری کیا. اور اس پہ کہیں نہ کہیں دن میں بیٹھ کے کونے پہ ہمیں شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوئی آپ کو آ کے یہ نہیں کہے گا، یا جب ہم آخرت میں خدا کے سامنے گواہ ہو رہے آپ کو دو جگہ حساب دینا ہے. آپ کو اس ملک کی قوم کے سامنے حساب دینا ہے کیونکہ آپ کے فیصلے سے ایک انسان نہیں پوری قوم متاثر ہو رہی ہے. اور اس پوری قوم کو جو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے ہم تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک فادر فگر ہے. لیکن یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ہمت ہار دی ہے، یہ مت سمجھیں کہ ہم 1.5 سالہ اپنی جس مشن پہ جس مہم پہ ہم ہیں اس میں ہماری کوئی کمی آنے والی ہے. اس میں مضبوط جتنی فستائیت کر لیں، جتنا ظلم کر لیں، جتنی پولیس بلا لیں، جتنی فورس ڈیورسز کرا لیں، ہم نظام سے نفرت ہو رہی ہے، نظام سے چڑ ہو رہی ہے کہ یہ جینا ہے، یہ کوالٹی آف لائف ہے. اس طرح سے رینگ کے سسک کے اپنے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں غربت کے مارے کام کروا کے ان کے لاشیں اٹھانے سے بہتر آواز نہ اٹھائی جائے. تو کیوں نہ اٹھائیں آواز؟ یہ نظام سے یہ جو لوگ آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اول تو کھول کے لیگل ایسپیکٹس بھی اپنے کیسز کے سنا چکے ہیں.
तो हम ये आंखों देखी मक्खी नहीं निकलने वाले। दूसरा, खौफ के बुत टूट चुके हैं। तीसरा ये कि हम इस फस्ताई निजाम से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस जीने से तो बेहतर है कि सबको इकट्ठा एक की दफा ही जो है ना, आपने जो फैसले सुनाने, आपने जो स्टैंप लगानी है, आपने जो साइन करने, वो एक ही दफा साइन करने। क्योंकि अगर जिंदगी में इज्जत, गैरत, एतमाद नहीं है तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। वो जिंदगी की वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो जीने के लायक जिंदगी है ही नहीं। हमने वो जिंदगी भी जी, लेकिन वो शायद वही वाली बात होती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जब मगन जी रहा होता है और उसको पता, उसको उसके पास दूसरा ऑप्शन उसने कभी देखा नहीं होता, लेकिन जब उसे दूसरे और बेहतर ऑप्शन की लत लग जाए, यही चीज सिर्फ खान साहब ने वादे नहीं किए, उन्होंने ये नहीं कहा कि रोड बना दूंगा तो मैं ये कर दूंगा तो मैं लैपटॉप दिला दूंगा। उन्होंने हकीकतन ये बात करके दिखाई कि इस मुल्क में भी गरीब को रिलीफ मिल सकती है। इस मुल्क में भी कोविड के जमाने में जब सारी मुल्कों की इकोनॉमी ठप हो रही थी, तो उस वक्त भी उनके पास इस किस्म के प्लान हैं जिससे वो इस मुल्क की इकोनॉमी को उठा सकते हैं, इस मुल्क को अपना खोया हुआ वकार दिला सकते हैं। तो क्यों ना दें उसके साथ क्यों ना दें? और उसका साथ देना, मैं एक बात दावे के साथ बता रही हूं कि आज बेशक बहुत लोगों को बहुत शाबाशियां मिली होंगी, बहुत सारी बिल्लियों को दूध मिलाई भी मिला होगा, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने जो सुप्रीम कोर्ट है इस दुनिया का, उसने 2 आपके ऊपर निगहबान बिठाए हुए हैं, जो लिख रहे हैं, जो एक एक बात नोट कर रहे हैं, और जो आपका सारा अमालनामा, ये जो तोशे खाने के तो जो अमालनामे होते हैं ना, लेकिन जो यहाँ वाले अमालनामे होते हैं ना, यही आपको पुलसरात क्रॉस करवाएंगे। यही होगा, ये आखिर में ये हाथ खाली होंगे। ना इसमें लंदन का टिकट होगा, ना इसमें पैसे होंगे, ना किसी अनानास होगा, ना इसमें कालीन होगा, ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, ना झूठ होगा। उस वक्त सिर्फ झूठ जरूर होगा, झूठ आपके दाहिने कंधे पे होगा। आज वो इंसान पूरे एतमाद तरीके से, इज्जत के साथ, आंखों में आंखें डाल के इज्जत से गया है। उसकी ना कमर के मोरे हिले, ना उसको कोई बीमारी हुई, ना उसका कोई दिल धड़का, ना उसकी कोई इतनी सी निक्की सी सर्जरी थी जिसके लिए उसने वो किया। और ये हमारे मुल्क के उन इदारों का, उन मुअज़्ज़ज़ इदारों का हाल है जिनको हम वाकई में इज्जत और ताज़ीम से देखते हैं। हम अभी भी देखते हैं, हम अभी भी अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट से अभी भी, क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूट में एक बंदा अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इख्तिलाफ पूरे इंस्टीट्यूट से है। नहीं, अगर आप अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं तो ये कसूरवार सिर्फ आप हैं। हमारी अभी भी नजरें हमारी अपनी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। हमारी उम्मीद सुप्रीम पावर से है, क्योंकि 10 चालें आपकी होंगी, एक चाल उसकी होगी और कामयाब उसी की चाल है। तो आप बेशक ये किस किस्म की यूज ऑफ पावर है कि आप ये कहते हैं कि इतने बजे अपना वो पहुंचा दो, अपना गवाह पहुंचा दो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं, ये काम कर दो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं, इतने बजे अदालत पहुंचो, नहीं तो मैं फैसला सुनाने लगा हूं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दैट डिसीजन वाज बायस्ड, जिसके सबूत डिजिटल प्रूफ कभी नहीं मिटते। आप बेशक ट्वीट डिलीट कर दें, आप एक बहुत कदीम जमाने में रह रहे हैं। आपका राइटर काम नहीं कर रहा आपके लिए। आप ये याद रखें कि आपका राइटर बेशक फेल हो जाए, लेकिन ये वाला राइटर उस अदालत में फेल नहीं होगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है, उन फैसलों पर दस्तखत आपका है, स्टैंप आपकी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अपनी मसनद, आपके प्रोफेशन, आपके अपने लोगों से बेईमानी करने पे मजबूर कर रही है? क्या खौफ खुदा हमारी नजरों से, हमारे दिल से खत्म हो गया है? क्या हमें रोज़े आखिरत पे यकीन नहीं है? क्या हमें यौम हिसाब पे यकीन नहीं है? ये तो सरासर बदनीयती है। ये बदनीयती है कि एक कौम की पूरी नजरें एक डिपार्टमेंट पे लगी हुई है जहां से हमें सच्चाई, हक और ईमानदारी और सही फैसले की उम्मीद है, और वही हमारे हक पे डाका डाल रहा है। नहीं सर, ये कौम, ये आंखों देखी मक्खी नहीं निकलने वाली। ये वक्त है, माना कि बाकी सारे लोग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं और वो मनाएंगे छुट्टियां, लेकिन सर इस कौम को अपना खोया हुआ वकार चाहिए। इस कौम को वो मसीहा मिल गया है जो उस कौम को खोए हुए वकार दिलाने की उम्मीद दिलाता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियासत मदीना की बात करता है, और यही इस कौम की डिमांड है। तो ये कौम तो खड़ी है। ये कौम आज भी अपनी सुप्रीम कोर्ट और उस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए है। इसको अल्लाह का आसरा है, इसको उम्मीद है, इसका यकीन है कि हमने उससे मदद मांगी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसकी इबादत करके उससे मदद मांग रहे हैं, और वो यकीनन हमारी मदद करेगा। वो यकीनन हम इंसाफ का हर दरवाजा खटखटाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, और इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस जंग का फातेह इमरान अहमद खान न्याजी है, और रियासत मदीना का ख्वाब पूरा होगा और जरूर होगा। यह हमारा अल्लाह पे भरोसा है, यह हमारा अपनी सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, इस कौम का एतमाद है। अगली मंजिल हकीकी आजादी। पाकिस्तान जिंदाबाद।